नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गर्व की बात है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा खुद का संविधान है। और हमारा संविधान दुनिया में सबसे लंबा रिटन संविधान ऑन द अर्थ कहा जाता है। मतलब पूरी धरती पर इससे बड़ा संविधान, वो भी हैंड रिटन संविधान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसको कि आर्किटेक्ट कहा जाता है संविधान का, उनको सैल्यूट। आज उन लोगों की मदद से, उनके टीम में जो भी लोग थे, उनके टीम में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वो ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट बनाने में हमें बहुत टाइम लगे हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन ड्राफ्ट बनाने में लगे हैं सर। रेडी करने में लोगों ने देश विदेशों की यात्रा की, उनके बारे में जाना, उनके जो अच्छे चीज़ें थे उनके बारे में पहचाना। जैसे वो हम लोग कुछ भी सीखते हैं, सीखने के लिए इन लोगों ने पूरी दुनिया के संविधान की स्टडी की, और उसमें जो गुड पॉइंट्स थे, जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो हमारे लिए उपयोगी पॉइंट्स थे, उनको वहाँ से कलेक्ट किया। जैसे हमने 5 ईयर्स प्लान यूएसएसआर से लिया, फंडामेंटल्स राइट्स यूएसए से लिया, फ्रांस से लिया, कुछ ब्रिटिश से लिया। मतलब जो अच्छे पॉइंट्स थे, इन लोगों ने वहाँ से उनको कलेक्ट करके अपने संविधान के अंदर डाला और ड्राफ्टिंग कमेटी में डाला। आपको तो मालूम है कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारी क्या कंडीशन थी। 1947 से पहले हमारे देश में बेसिकली 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं बक्सर की युद्ध के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद उसको एक फंडामेंटल राइट्स मिल गया था। उसे ये राइट्स मिल गया था कि वो आर्मी को, फिर वो टैक्स वसूलने लगे, फिर वो क्या बोलते हैं, दीवानी जिसको बोलते हैं ना, उस समय के वर्ड में थे दीवानी कर वसूलना, वो वसूलने का उनको ये मिल गया था। जैसे अवध हो गया, नॉर्थ इन इंडिया में हो गया, बंगाल में हो गया, बंगाल। उस समय क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, राइट। वो यहाँ आई थी व्यापार करने, लेकिन वो हम लोगों की गलती की मदद से, मतलब इंडियन की गलती के कारण वो उस लेवल तक पहुँच चुकी थी। उनके पॉलिटिक्स, उनकी गंदी पॉलिटिक्स, अभी उनसे भी गंदी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चल रही है, लिव इट। बट उनकी गंदी पॉलिटिक्स के कारण 1764 में जब वो बक्सर की युद्ध में जीत गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको टैक्सेस लेने का, टैक्स कर वसूलने का, उसमें से सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको याद होगा एक रॉबर्ट क्लाइव्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बंगाल का शायद वाइसराय था, आई डोंट नो। उन्होंने बहुत पैसे कमाए। एक्चुअली क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती थी। ब्रिटिश क्राउन जो कि मतलब वो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश जो वहाँ जो चल रहा है, इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके अंदर आती थी। दैट मीन्स वो डायरेक्ट नहीं थी। वो हम लोग जो अंग्रेज जो थे यहाँ इंडिया में, अंग्रेज जो इंडिया में थे, वो एक प्राइवेट कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी। वो हम लोगों पे रूल करती थी। जब 1857 और ब्रिटिश क्राउन जो है वो हमेशा क्या करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करती थी। तो उसके लिए क्या करती थी, वो टाइम पे एक रूल लेके आती थी। तो 1857 में क्या हुआ कि
ब्रिटिश इंडिया क्या करती थी कि हर एक 20-20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी पे नकेल कसती थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर देती थी और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, जिसको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोलर थे वो थे ब्रिटिश क्राउन जो कि ब्रिटेन में रूल करते थे। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो उनको कंट्रोल करती थी। तो वो क्या करते थे, 20-20 साल में इनको रिव्यू करती थी। जब देखा कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही परेशानी शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहे, ये कर रहे, तो वो लोग उस पर कंट्रोल करते थे। कौन? ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, इंग्लैंड में बैठी हुई गवर्नमेंट, वो उसको मॉनिटर करती थी। तो जब मॉनिटर करते करते वो 20-20 साल में रूल लाते 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 ऐसा हो गया कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सारे जो राइट्स थे इंडिया के, वो उनको छीन लिया गया। हम लोग, अब क्या हुआ, 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गए हम लोग, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए। तो क्या है, ब्रिटिश क्राउन ही अब हम लोगों की सारी चीज़ें देख रही थी। फिर 1885 में कांग्रेस बनी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के बहुत लीडर ये समझते थे उस समय कि ठीक है, ये लोगों ने बहुत मेहनत किया, मतलब हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने। सो हम लोग चाहते हैं कि अब हमें आप ही रूल करो, बट आपका हम विरोध नहीं करेंगे। हम लोग विरोध नहीं करेंगे, बट क्या है कि आप ही रूल लाओ और आप हमें जगह दो पार्लियामेंट में, और हमें जो आपके रूल में जो प्रॉब्लम है उसमें आप करेक्शन करो। तो ये चलता रहा। ये चलने के बाद क्या हुआ कि इस बीच में इन्होंने क्या किया कि कुछ रूल ऐसे आ गए, जैसे कि रोलक एक्ट, साइमन कमीशंस, ऐसे ऐसे रूल्स आ गए जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया, वो अच्छे नहीं थे। अंततः हमने क्या हुआ कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें 1935 में गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट दिया। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, और इस एक्ट्स से हमने बहुत सारी चीज़ें 1935 में जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब अब ऐसा लगने लगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हमें इंडिपेंडेंस की तरफ एक और आगे का कदम बढ़ चुके थे। हमें सारे अधिकार मिलना शुरू हो गए थे। और 1937 में क्या हुआ, एक प्राइमरी इलेक्शन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने हो गई थी, जिसमें कांग्रेस जीत गई थी और मुस्लिम लीग हार गई थी। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है। फिर क्या हुआ कि हम संविधान की तरफ आते। संविधान बनने में हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 60 लाख रुपए खर्च भी हुए थे उस समय। दिस इज द बिग अमाउंट्स वाज देयर। और उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में ये बन चुका था संविधान हमारा, मतलब रिटन में लिखा जा चुका था संविधान। अब 1947 से लेकर 1950 तक डिबेट हो रहे थे। और वो भी मतलब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहे थे। सारे नेता जो भी थे वो लोग सब मिलके, जो भी कमेटी के मेंबर्स थे, उन लोगों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर डिबेट चल रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई उसमें आपको मालूम होनी चाहिए 2000 मतलब 2000 अमेंडमेंट हुए, सुधार हुए उसमें। फाइनली 1950 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स करके इसको फाइनलाइज किया गया। अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये आर्टिकल्स 448 हो चुका है, और शेड्यूल्स 12 हो चुके हैं, और पार्ट्स 25 हो चुके हैं, या फिर उसमें 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब हम आते हैं कि ये हमारा संविधान का प्रारूप यही है। हमारा संविधान तो लागू हो चुका, किसी भी देश के लिए फ़ख्र की बात है कि आपके पास संविधान लिखा हुआ। जब हमारा संविधान बनाया गया तो इसको ये ध्यान में रखा गया कि 10 मतलब क्रिमिनल छूट भी जाएं तो मैटर नहीं करता, बट एक इनोसेंट आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है, बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी ये क्या हुआ कि आम आदमी के मेमोरेबल रहा ही नहीं। अभी ये इतना बड़ा हो गया कि ये हमें याद ही नहीं होता। वैसे फंडामेंटल्स राइट्स हमें याद होनी चाहिए।
मौलिक कर्तव्य क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य और अधिकार क्या है वो मालूम होनी चाहिए। वो हर एक इंडियन को याद होनी चाहिए। ये गर्व की बात है, अगर नहीं है तो ये शर्म की बात है। फंडामेंटल राइट्स तो हमें मालूम होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य जो हैं हमारे आर्टिकल्स वो सब कंफर्म होने चाहिए। बट क्या हुआ कि ये संविधान इतना बड़ा बना दिया गया कि ये वकीलों का स्वर्ग बन गया। वकीलों का स्वर्ग बन गया मतलब कि आप संविधान को याद ही नहीं रख सकते। संविधान इतना बड़ा बना दिया गया कि ये वकीलों को भी याद नहीं होता है। वकीलों को भी याद नहीं होता। अब क्या करते हैं वो भी कुछ रेफरेंस लेते हैं। कुछ मेन मेन जो आर्टिकल्स होते हैं, मेन मेन जो धाराएं होती हैं उनको याद रखते हैं, उनके रेफरेंस लेते हैं और वहाँ से ये लोग कलेक्ट करते हैं। अब ये हो गया कि डेमोक्रेसी तो हो गई, डेमोक्रेसी भी हो गई, संविधान भी लग गया। अब इसमें लूपहोल्स क्या क्या है देखिए। अब ये संविधान तो हो गया, क्या वकीलों का स्वर्ग हो गया। अभी ये जो चाहेंगे वो करेंगे। जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसे हैं, वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तभी तो आपके इतने सारे नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं और गैंगस्टर्स एंड माफियाज आज घूम रहे। कुछ लूपहोल्स तो हैं, कुछ लूपहोल्स तो हैं कि मतलब ऐसा दिखा दिया गया है संविधान में। ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि आपका नेताओं की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। अगर पैसे हैं तो आप चाहें तो मुझे अभी के अभी जेल के अंदर डाल सकते हैं। दिस इज़ द लूप होल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये हमारे संविधान है, संविधान में ये रिटन है। हाँ, संविधान। अब मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी ने कहा था ना, डेमोक्रेसी इज़ द फूल फॉर द फूल बाय द फूल। डेमोक्रेसी एक ऐसा जगह है जहाँ 51% पीपल 49% पीपल्स पे रूल कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ द फैक्ट्स, राइट। तो क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर 51% पीपल, दिस इज़ द फूल है, मतलब अगर 100 करोड़ है तो मतलब 49 करोड़ पीपल्स के अधिकार की हनन हो सकती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं ना। 49 करोड़ पीपल्स तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने लोगों के अगर अधिकार की हनन हो रही है तो ये डेमोक्रेसी का तो सबसे बड़ा लूप होल्स यहीं पर आ गया। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अच्छी चाहिए। मुझे लगता है डेमोक्रेसी कहाँ चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कहीं पर कि सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि अभी इनको आज़ादी नहीं देनी है। पहले इन्हें 1 साल 2 साल 5 साल प्रेसिडेंट रूल लगाना है। प्रेसिडेंट रूल लगा के इनको बताना है आखिर जीने का तरीका क्या है, राइट। आखिर राष्ट्रीयता है क्या, राष्ट्रवाद है क्या, ये चीज़ बतानी पड़ेंगे। आपके क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। अभी तो कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहीं करता है, कहीं भी गंदगी करता है, कुछ भी, किसी को कोई डर नहीं है। जब यही लोग बाहर जाते हैं ना भाई, तो टिश्यू पेपर लेके रोड साफ करते हैं। आप बोलते राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आई नहीं है हमारे। राष्ट्रवाद तो उन कोरियन से पूछो, उस जापानीज से पूछो, उस चाइनीज से पूछो। भाई साहब, गाड़ी की ब्रांड तो छोड़िए, यहाँ तक कि पीनट्स जो खाते हैं ना वो लोग, वो भी मेड इन कोरिया, मेड इन जापान और मेड इन, दैट मीन्स स्वदेशी अपनाते हैं। ये होता है ओरिजिनल राष्ट्रवाद। अब भाई बात कि आखिर संविधान में ऐसा हुआ क्या। संविधान के इतने लूपहोल्स इतने ज़्यादा आ गए, तो पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा। अमेंडमेंट तो आ रहे हैं, 100 अमेंडमेंट आ चुके हैं अभी तक, 100 बार संशोधन हो चुका है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फ्यूचर को रख के कोई कानून बनाओगे, कल का क्या होगा, एजम्पशन पे जब चले जाते हैं हम, जब हम एजम्पशन पे कोई रूल बनाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लमें होती है। हमारे संविधान में भी है ऐसा। अभी क्या है कि संविधान ऐसा, मेरे हिसाब से संविधान ऐसा होना चाहिए जो हर एक पब्लिक को पता हो, हर एक रूल पता होनी चाहिए। अभी क्या है कि हमें वकील की सलाह लेनी पड़ती है। बट ये भी एक चैलेंजेस है कि इतना बड़ा लिख भी नहीं सकते हम। इतना बड़ा संविधान बनाया गया है, ये संविधान इतना आसानी से नहीं चल सकता। बट क्या है कि इसमें जो हमारा कार्यपालिका है, न्यायपालिका और व्यवस्था, क्या बोलते हैं उसको, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, तीन जो हमारे मेन स्तंभ हैं, ये सब को जो पावर मिलती है वो सारे संविधान में लिखा हुआ है, वहाँ से मिलती है। तो ये है हमारे संविधान का। बट संविधान का जो लूपहोल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमको लगता है कि इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमारे सरकारों को भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लूपहोल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और भाई मेरे हिसाब से तो राष्ट्रवाद बनना पड़ेगा, राष्ट्रवादी जो हमारे नेशन, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे नेशन के लिए क्या सही है। व्यक्तिगत लाभ को छोड़ के देश के लिए, जब आप देश का किसी में तरक्की हो सकता है वैसा ही काम करें तो ही हो सकता है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।